नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 2 दिन पहले 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी 21 दिसंबर 2024 को और आज 23 दिसंबर 2024 है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो मेरे व्यूज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में मैं आपके साथ शेयर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है, इसमें उन्होंने जो डिसाइड किया, जो डिसीज़न लिए, उन्होंने इसको 5 भागों में डिवाइड किया है। पहला जो भाग है वो है चेंज इन जीएसटी रेट्स ऑफ गुड्स या सर्विसेज, या कुछ और मेजर्स और चेंजेस जो रिलेट करते हैं गुड्स और सर्विसेज से। सेकंड, उन्होंने कुछ मेजर्स लिए हैं फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड। थर्ड, उन्होंने कुछ मेजर्स लिए फॉर स्ट्रीमलाइनिंग कंप्लायंसेज इन जीएसटी। फोर्थ, उन्होंने कुछ मेजर्स लिए हैं जो परटेन करते हैं लॉ एंड प्रोसीजर से। और फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, उन्होंने कुछ और मेजर्स के ऊपर भी डिसीजन लिए हैं। तो सबसे पहले मैं पहले भाग के बारे में बात करता हूं, जो जीएसटी के अंदर, जो जीएसटी रेट्स के अंदर चेंज हुआ है गुड्स और सर्विसेज के अंदर। सबसे पहले एक बात को मैं दोबारा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैं कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, पूरा का पूरा कवर नहीं कर रहा हूँ। सेकेंड, ये सिर्फ जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन है, ये आज के दिन में लॉ नहीं है। इनसे संबंधित नोटिफिकेशन या सर्कुलर्स या लॉ के अंदर चेंज आने वाले समय में किया जाएगा और उन्हीं इफेक्टिव डेट से, जो कि डेट उस नोटिफिकेशन या सर्कुलर या लॉ में जब चेंज होगा उसमें जो चीज़ लिखी होगी उसके बाद ही ये चेंज प्रभावी होंगे। अभी ये सिर्फ रिकमेंडेशंस हैं, ये लॉ नहीं है। तो जो पहला चेंज हुआ है, जो चेंज इन जीएसटी रेट्स ऑफ गुड्स हुआ है, वो ये हुआ है कि जो फोर्टिफाइड राइस कर्नल होता है उसके रेट को रिड्यूस किया गया है, 5% करने का प्रपोजल दिया गया है या रिकमेंडेशन दी गई है। ये फोर्टिफाइड राइस कर्नल होते क्या है? ये वो फोर्टिफाइड राइस कर्नल उनको कहा जाता है जो प्रोटीन रिच होते हैं, जो न्यूट्रिशन रिच होते हैं। तो देश के लिए या सबकी सेहत को ध्यान में रखते हुए ऐसे राइस को जो कि प्रोटीन रिच हैं या न्यूट्रिशन रिच हैं, उनके रेट को रिड्यूस करने की बात इस 55th जीएसटी काउंसिल में की गई है। सेकंड जो चेंज किया गया है वो ये चेंज प्रपोज किया गया है कि जो जीन थेरेपी है उसके ऊपर कोई जीएसटी ना रहे, ऐसा रिकमेंडेशन दिया गया है। जीन थेरेपी क्या होता है? जो हमारे शरीर के अंदर जो जीन्स होते हैं उसके अंदर कुछ जीन्स जो बीमारी को बढ़ाते हैं उनको निकाला जाए और ऐसे जीन्स उसके सब्स्टिट्यूट किए जाएं जो हमारे शरीर के लिए बेहतर रहते हैं। ऑल्दो आई एम नॉट अ साइंस स्पेशलिस्ट और नॉट अ डॉक्टर, सो बट इन अ जनरल टर्म जीन थेरेपीज, जहाँ पर हमारे जीन्स में अकॉर्डिंगली चेंजेस किए जा सकते हैं ताकि बॉडी अच्छे तरीके से फंक्शन कर सके। दोस्तों, सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है कि इसके ऊपर जीएसटी हटा दिया गया है, बट इसका एक सेकेंड इम्पैक्ट भी यदि आप सोचेंगे तो शायद ये चेंज आपको उतना अच्छा ना लगे। सपोज कीजिए जीन थेरेपी के ऊपर जीएसटी रहता, तो जो प्रोफेशनल्स हैं जो ये जीन थेरेपी करते हैं, वो इस जीन थेरेपी को करने के लिए जो महंगी महंगी मशीनें खरीदते हैं और उसके ऊपर जीएसटी देते हैं, तो उसका उन्हें आईटीसी अवेलेबल रहेगा। बट अब क्योंकि जीन थेरेपी अगर एग्जेम्प्ट हो जाती है तो इट मीन्स उनको जो पीछे का जो आईटीसी है वो भी अब नहीं मिलेगा। सो दैट विल बिकम देयर कॉस्ट। सो हर चीज़ का फ़ायदा भी है और उसका नुकसान भी है। एक ही चीज़ को हम दो नज़रिए से देख सकते हैं। थर्ड जो चेंज प्रपोज किया गया है इस 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के द्वारा, वो ये है कि जो सिस्टम्स होते हैं, सब सिस्टम्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं, LRSAM से रिलेटेड। LRSAM लॉन्ग रेंज सॉलिड टू एयर, सॉलिड सरफेस टू एयर मिसाइल्स से संबंधित है। LR लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो सीधा सीधा इसके शब्दों से समझ में आता है कि जो देश की सुरक्षा के लिए जो मिसाइल वगैरह हैं उसके लिए अगर कोई इनसे रिलेटेड सिस्टम या सब सिस्टम या इक्विपमेंट्स या पार्ट्स या सब पार्ट्स मंगाएगा तो उसको इंपोर्ट के ऊपर आईजीएसटी देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके ऊपर शुरू से कस्टम भी नहीं दिया जाता है, तो कस्टम के पार में लाने के लिए आईजीएसटी में भी ऐसी एग्जम्पशन को प्रोवाइड करने की बात की गई है। चौथा जो चेंज है जो जीएसटी काउंसिल के द्वारा प्रपोज किया गया है वो ये है कि जनरली हम गुड्स या सर्विसेज जो सप्लाई करते हैं मर्चेंट एक्सपोर्टर्स को, जो कि 0.1% पे होती हैं कुछ कंडीशन के साथ,
कि ये गुड्स डायरेक्टली पोर्ट पे जाएंगे, 90 दिनों के अंदर एक्सपोर्ट करना जरूरी है। ऑफ कोर्स गुड्स से रिलेटेड है, सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है। तो उनसे संबंधित जो जीएसटी का रेट रहता है वो कंसेशनल रेट रहता है 0.1%। अब इसी के अंदर एक और चेंज किया गया है कि अगर सिर्फ जीएसटी रेट के साथ साथ यदि इसके ऊपर कंपनसेशन सेस भी लगता है अगर किसी गुड्स के ऊपर, तो उसको भी लिमिट कर दिया जाएगा, उस रेट को भी रिड्यूस कर दिया जाएगा, एंड दैट विल आल्सो बी 0.1%। अगला जो चेंज प्रपोज किया गया, जो चेंज इन रेट ऑफ गुड्स है, जो आईजीएसटी इंपोर्ट होते हैं ऑल इक्विपमेंट्स और कंज्यूमेबल्स जो कि इंस्पेक्शन टीम ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा इंपोर्ट किए जाते हैं, तो उसके ऊपर भी आईजीएसटी को एग्जेम्प्ट करने की बात की गई है। तो ऑफ कोर्स देश की सुरक्षा सबसे बड़ी बात है, तो इसलिए उसको आईजीएसटी इंपोर्ट को एग्जेम्प्ट करने की बात की गई है, बट ओनली इंस्पेक्शन टीम ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और इससे संबंधित कुछ कंडीशंस भी साथ में इसके रखी जाएंगी, तो यदि उन कंडीशन को सेटिस्फाई किया जाएगा तो आईजीएसटी इंपोर्ट एग्जेम्प्ट रहेगा। इसके अलावा जो सर्विसेज से रिलेटेड जो चेंज है वो ये है कि अभी तक जो बॉडी कॉरपोरेट सर्विसेज, जो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी जाती हैं, वो रिवर्स चार्ज के अंदर कवर है अंडर नोटिफिकेशन 13/2017 सीजीएसटी रेट की। बट अब से स्पॉन्सरशिप सर्विसेज अगर वो प्रोवाइड की गई हैं बॉडी कॉरपोरेट के द्वारा, इन दैट केस ये फॉरवर्ड चार्ज में आ जाएंगी। इट मीन्स ये रिवर्स चार्ज की कैटेगरी से निकलकर फॉरवर्ड चार्ज में आ जाएंगी, बट ओनली व्हेन दीज आर सप्लाइड बाय अ बॉडी कॉरपोरेट एंड दीज सर्विसेज आर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। सो अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं अदर देन बॉडी कॉरपोरेट, it will still remain under the category of reverse charge, but if sponsorship services are provided by body corporate, they will find their place in relevant forward scheme mechanism and they will be taken out of reverse charge mechanism. अगला जो चेंज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे व्यू में, वो ये है कि अभी तक जो होटल्स होते हैं अगर उनका डिक्लेयर टैरिफ 7,500 रुपये से अधिक होता है तो जो जीएसटी रेट रहता है वो 18% रहता है, एंड दे आर एंटाइटल्ड टू आईटीसी एज वेल, सच काइंड ऑफ होटल्स। अब से इन्होंने जो डिक्लेयर टैरिफ क्या होता है, डिक्लेयर टैरिफ जो टैरिफ पहले से डिसाइड करके रख दिया गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी रूम का डिक्लेयर टैरिफ तो 8,000 रुपये है, बट सच में होटल सिर्फ 6,000 रुपये चार्ज कर रहा होता है। इन दैट केस आल्सो जीएसटी रेट इज 18% बिकॉज डिक्लेयर टैरिफ इज मोर देन 7,500 रुपीज़। बट अब से जो चेंज प्रपोज किया गया है वो चेंज ये प्रपोज किया गया है कि अगर आपकी एक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई 7,500 रुपये से ऊपर है तब जीएसटी रेट 18% है, और अगर एक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई 7,500 रुपये से नीचे है, इन दैट केस जो जीएसटी रेट है वो 18% नहीं रहेगा। और तो जो चेंज जो प्रपोज किया गया है वो डिक्लेयर टैरिफ की बजाय इस चीज से संबंधित किया गया है कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगी। और इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि यदि होटल की एक यूनिट भी 7,500 रुपये से ऊपर पर रेंट पर दी गई है, उसका जो रूम रेंट है वो 7,500 रुपीज से अधिक है जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई है, इन दैट केस उसको सारे रूम के होटल के लिए 18% ही रेट चार्ज करना पड़ेगा। तो अब से डिक्लेयर टैरिफ से हम एक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई पर मूव करने वाले हैं। ये जो चेंज आएगा ये चेंज 1 अप्रैल 2025 से लाया जाएगा, और इस केस में कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर जीएसटी रेट 18% है तो आईटीसी अलाउड रहेगा। अदर देन दीज केसेस जो जीएसटी रेट है वो 5% रहेगा और आईटीसी नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से रेस्टोरेंट के लिए आज तक जो स्कीम है वो यही है कि रेस्टोरेंट सिर्फ 5% भरें और उन्हें आईटीसी नहीं मिलेगा, बट अगले साल से 1 अप्रैल 2025 से उनके पास ये ऑप्शन रहेगी कि आप 18% भरना चाहते हैं या 5% भरना चाहते हैं। यदि आप 5% भरना चाहते हैं तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, पर अगर आप 18% जीएसटी पे करना चाहते हैं देन यू विल बी एंटाइटल्ड टू आईटीसी। बट आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी साल शुरू होने से पहले कि आप 18% चूज करने वाले हैं, और अगर आप नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तब भी आप चूज कर सकते हैं कि आप 18% विद आईटीसी वाली ऑप्शन को चूज कर रहे हैं। इससे अगला चेंज तो मैं कहूँगा वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अगला चेंज जो है वो ये है कि अभी एक रिसेंटली एक चेंज आया था कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा एक कमर्शियल प्रॉपर्टी को किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पर दिया जाता है तो वो रजिस्टर्ड पर्सन उस कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगा। तो यहाँ पर एक दिक्कत ये आ रही थी कि जो कंपोजिशन डीलर में जो रजिस्टर्ड हैं उनको तो आईटीसी मिलता नहीं है अगर उन्होंने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से ली हुई है,
और अगर वो जीएसटी पे करते हैं रिवर्स चार्ज में तो उनको क्रेडिट मिलना नहीं था, उनके लिए ये एक एडिशनल कॉस्ट थी। तो उनके लिए ये खुशखबरी है, उनके लिए अच्छी न्यूज़ है कि अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो उन्हें जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दे विल बी आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ पेइंग जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज if they are registered under composition scheme and they have taken a commercial property from an unregistered person। दोस्तों इसमें एक टैक्स प्लानिंग का भी एक तरीका हो सकता है। वैसे यदि आज के बाद कोई कंपोजिशन डीलर है, अगर वो किसी व्यक्ति से कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहा है जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो वो फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी जरूर लगाएगा अपनी प्रॉपर्टी जो वो रेंट पर दे रहा है। इन दैट केस आल्सो कंपोजिशन डीलर वालों को जीएसटी का क्रेडिट तो मिलना नहीं है। तो आप कंपोजिशन डीलर तो ऐसा अनरजिस्टर्ड पर्सन ही ढूंढेंगे जिससे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पर लें, ताकि उन्हें जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे करना ना पड़े और उनकी कॉस्टिंग ना बढ़े। दिस कैन बी टूल फॉर टैक्स प्लानिंग एज वेल, बट लॉ के अंदर ही रहते हुए। अगला जो चेंजेस हैं वो अदर चेंजेस रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विसेज है। दोस्तों अभी तक जो मार्जिन स्कीम के अंदर है जो जीएसटी रेट है वो 18% है अगर सेकेंड हैंड व्हीकल्स हों और वो बड़े वाले व्हीकल्स हों, और कुछ कैटेगरी ऐसी भी थी जो 12% के अंदर कवर थी। तो कुछ जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं जैसे वो 1200 सीसी से नीचे हैं या उनकी लेंथ 4000 मिलीमीटर से कम है, तो उनके ऊपर जो जीएसटी रेट रहता था वो 12% रहता था सेकेंड हैंड व्हीकल के केस में। बट अगर ये कैपेसिटी ज़्यादा हो या ये लेंथ ज़्यादा हो, इन दैट केस जो जीएसटी रहता था वो 18% रहता था। इस 55th जीएसटी काउंसिल में ये रिकमेंडेशन दी गई है कि सबके लिए जीएसटी रेट 18% कर दिया जाए, तो कोई 12% या 18% का झंझट ना रहे। तो एक तरीके से तो लिटिगेशन को कम करने के लिए किया गया, बट जीएसटी की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी जो ऐसी पुरानी व्हीकल को बाय करेगा, क्योंकि जो जनरली ये पुरानी व्हीकल बाय करता है वो कंज्यूमर्स होते हैं और उनको कोई जीएसटी का क्रेडिट भी नहीं मिलना होता है। और कार के ऊपर तो वैसे भी जीएसटी का क्रेडिट मिलता नहीं है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में वो ऑलरेडी ब्लॉक क्रेडिट के अंदर कवर है। इससे अगला जो चेंज प्रपोज किया गया है वो चेंज प्रपोज किया गया है कि अभी तक जो प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड जो कमोडिटीज होती हैं वो वही होती हैं जो कि 25 केजी या 25 लीटर से ऊपर हों। अब प्री पैकेज्ड और लेबल्ड की डेफिनेशन को चेंज करने की बात की गई है और इसके अंदर उन कमोडिटीज को भी कवर करने की बात कही गई है जो रिटेल सेल की जाएंगी, और चाहे वो 25 केजी या 25 लीटर से कम ही क्यों ना हो, जो कि प्री पैक्ड है एज डिफाइंड अंडर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंतर्गत। तो अब अगर कोई कमोडिटी प्री पैकेज्ड है तो चाहे वो 25 केजी 25 लीटर से कम हो या 25 केजी 25 लीटर से ज़्यादा हो, वो प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड ही काउंट की जाएगी। दोस्तों इससे अगला जो चेंज है उसके ऊपर तो काफ़ी ह्यू एंड क्राई है और काफ़ी इलॉजिकल डिसीजन है इस 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग का। उन्होंने ये कहा है कि जो पॉपकॉर्न है जिसके अंदर साल्ट या स्पाइस मिला होता है, अगर ये प्री पैकेज्ड और लेबल्ड नहीं है तो जीएसटी रेट 5% है, बट अगर ये प्री पैकेज्ड और लेबल्ड हैं तो इनके ऊपर जो जीएसटी रेट है वो 12% है। ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती। इसके बाद साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि अगर पॉपकॉर्न को शुगर के साथ मिक्स कर दिया जाए तो वो अपना कैरेक्टर ही चेंज कर लेता है और वो अब पॉपकॉर्न नहीं रहता, वो एक शुगर कन्फेक्शनरी बन जाता है। जैसा कि कैरामेल पॉपकॉर्न जो चॉकलेट लगी होती है पॉपकॉर्न के ऊपर, तो वो पॉपकॉर्न नहीं रहता, वो शुगर कन्फेक्शनरी बन जाता है और उसके ऊपर जीएसटी रेट 18% हो जाता है। यहाँ पर एक सवाल सोचने वाला ये है कि जब कोई बच्चा बोलकर जाता है कि मैं पॉपकॉर्न लाने जा रहा हूँ और वो चॉकलेट लगा पॉपकॉर्न ले आता है, तो क्या वो चॉकलेट बन जाएगी, या वो बोलकर जा रहा है कि मैं चॉकलेट लेने जा रहा हूँ और लेकर आ जाए वो पॉपकॉर्न, तो क्या उस पॉपकॉर्न को चॉकलेट मान लिया जाए? मेरे विचार में ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से यदि हम सोचें तो शाही पनीर या बटर चिकन, उसके अंदर भी शुगर मिली होती है, तो क्या वो चिकन या पनीर की कैटेगरी से निकलकर क्या वो एक शुगर कन्फेक्शनरी बन जाएगा? कि किसी व्यक्ति ने चिकन या शाही पनीर को ऑर्डर किया ये सोचते हुए कि आज वो एक शुगर कन्फेक्शनरी खाना चाहता है। काफ़ी इलॉजिकल है और मेरे ख्याल से इससे डिस्प्यूट कम नहीं होंगे, डिस्प्यूट बढ़ेंगे, क्योंकि ये किस लॉजिक से ये रेट चेंज किया गया और क्या लॉजिक बताया गया है कि पॉपकॉर्न के अंदर अगर शुगर मिक्स कर दिया जाए तो वो पॉपकॉर्न नहीं रहता, वो एक शुगर कन्फेक्शनरी बन जाती है। तो आई थिंक जीएसटी जो हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं,
ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बजाय पेन ऑफ डूइंग बिजनेस में कहीं कन्वर्ट तो नहीं होता जा रहा है। अगला जो चेंज प्रपोज किया गया है वो चेंज प्रपोज किया गया जो आरबीआई रेगुलेटेड पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं, अगर वो कोई सर्विसेज देते हैं तो उनको भी एग्जेम्प्ट कैटेगरी में मान लिया जाएगा, क्योंकि वो फॉल करते हैं एक्वायरिंग बैंक की डेफिनेशन के अंदर। दोस्तों मैं ये समझाना चाहूँगा क्योंकि शायद ही बहुत आसान ना रहे। मैं सपोज कीजिए मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मैं किसी मॉल में जाता हूँ कोई कपड़े खरीदने के लिए, तो मैं तो एक कस्टमर हो गया और मेरे पास सपोज कीजिए एक एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है। मेरे पास एक एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है जो मुझे इशू किया एक्सिस बैंक ने, तो एक्सिस बैंक एक इश्यूअर हो गया। और जिस मॉल में जाकर सपोज कीजिए उनके पास जो मशीन है वो एसबीआई की मशीन है, एसबीआई क्रेडिट कार्ड की मशीन है, तो हम एसबीआई की जो मशीन है जो फाइनली पेमेंट करेगी मॉल वाले को, जब मॉल वाला मेरा कार्ड स्वाइप करेगा तो मॉल वाले का बैंक अकाउंट जो होगा वो एसबीआई बैंक में होगा और उसको पैसे मिलेंगे एसबीआई बैंक से, और मैं पेमेंट करूंगा क्योंकि मैं कस्टमर हूं और मेरे पास क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक के द्वारा इशू किया गया है, मैं पेमेंट करूंगा एक्सिस बैंक को। तो मैं पेमेंट करूंगा एक्सिस बैंक को, एक्सिस बैंक पेमेंट करेगा एसबीआई बैंक को, इनकी आपस में सेटलमेंट होगी और एसबीआई बैंक फाइनली पेमेंट करेगा उस मॉल को जिन्होंने उस क्रेडिट कार्ड को अपनी मशीन के अंदर स्वाइप किया है। तो मैं प्योर कस्टमर हूं, जो मॉल है वो सप्लायर हो गया, जिसने मुझे क्रेडिट कार्ड इशू किया है वो इश्यूअर बैंक हो गया, और जिस मशीन पर वो क्रेडिट कार्ड स्वाइप हुआ है यानी एसबीआई की मशीन के ऊपर उसको एक्वायरिंग बैंक कहा जाता है। तो चेंज ये प्रपोज किया गया है, यदि वो आरबीआई रेगुलेटेड पेमेंट एग्रीगेटर होगा, वो अगर मशीन आरबीआई रेगुलेटेड पेमेंट एग्रीगेटर के अंदर कवर होगी तो उसको एक्वायरिंग बैंक माना गया है और उसके ऊपर जीएसटी नहीं रहेगा। साथ के साथ में ये भी क्लैरिफाई किया गया कि ये एग्जम्पशन पेमेंट गेटवे या अदर फिनटेक सर्विसेज पर अप्लाई नहीं करेगी। तो ये सिर्फ जो जीएसटी की एग्जम्पशन है वो सिर्फ आरबीआई रेगुलेटेड पेमेंट एग्रीगेटर पर अप्लाई करेगी, उसके ऊपर जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। साथ के साथ एक और जो चेंज जो प्रपोज किया गया है वो ये चेंज प्रपोज किया गया है कि अब से कोई जीएसटी नहीं रहेगा यदि किसी बैंक या एनबीएफसी के द्वारा अपने डिफॉल्टर से अगर वो लोन के अंतर्गत कोई पैनल चार्जेस रिकवर करते हैं तो इस पैनल चार्जेस के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ऑफ कोर्स दिस इज नीदर गुड सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, बिकॉज दिस इज नॉट द इंटेंशन ऑफ द बैंक कि कोई डिफॉल्ट करे और मैं उनसे पैनल चार्जेस लूँ। पैनल चार्जेस की कंडीशन तो बाद में अराइज होती है जब लोन की एक्चुअल पेमेंट रिसीव ना हो। सो दैट इज नॉट द इंटेंट ऑफ द बैंक और एनबीएफसी टू गिव एनी लोन and they are in this hope कि there will be a default and they would be collecting penal charges. That is why it has been kept out of the purview of GST and there would be no GST payable on this kind of penal charges. दोस्तों मैं एक बार फिर आपसे कह दूं, अभी ये चेंजेस प्रभावी नहीं हुए, इनसे संबंधित नोटिफिकेशन सर्कुलर या लॉ के अंदर चेंज होगा और उसके बाद ही ये चेंजेस प्रभावी माने जाएंगे। अगला जो चेंज है वो चेंज किया गया, अमेंडमेंट की बात की गई है शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में। जो शेड्यूल 3 है सीजीएसटी एक्ट का वो ये कहता है कि कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन को नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है, और उसके बीच में ऑलरेडी पैराग्राफ 8 में एक एंट्री दी हुई है कि यदि कुछ सप्लाई होती है फ्रॉम कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाता है। तो अब इस एंट्री के बेनिफिट को एक्सटेंड किया गया है। अगर गुड्स को वेयर हाउस किया गया है, चाहे वो कस्टम बाउंडेड वेयर हाउस में तो पहले से थे, पर अगर वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में या फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन में भी अगर उन गुड्स को वेयर हाउस किया गया है और ऐसे गुड्स को सप्लाई किया जाता है किसी भी पर्सन को जो कि बिफोर क्लियरेंस ऑफ सच गुड्स, चाहे वो एक्सपोर्ट के लिए हों या डोमेस्टिक टेरिफ एरिया के लिए हों, तो ऐसी सप्लाई को नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो बेनिफिट हैज बीन एक्सटेंडेड नॉट ओनली गुड्स केप्ट इन ए वेयर हाउस इन कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस बट एज वेल दोज गुड्स इफ दोज हैव बीन वेयर हाउस्ड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन और फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन एज वेल। सो दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच हैज बीन प्रपोज्ड इन लॉ इटसेल्फ। अगला जो चेंज है वो उसके ऊपर तो काफ़ी जजमेंट, काफ़ी एडवांस रूलिंग आ चुकी हैं, वो ये है कि क्या वाउचर्स टैक्सेबल होते हैं या टैक्सेबल नहीं होते हैं। काफ़ी एडवांस रूलिंग की डिफरेंट व्यूज़ रहे हैं, हाई कोर्ट के अपने व्यूज़ रहे हैं और कॉमन व्यू यही निकल कर आता रहा है कि वाउचर्स जो होते हैं वो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस होते हैं। तो इससे संबंधित 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने भी यही कहना चाहा है
कि हम लॉ के अंदर सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 जो कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स से संबंधित है, सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 जो कि टाइम ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज से रिलेटेड है इन केस ऑफ वाउचर्स, उन सेक्शंस को ओमिट कर दिया जाएगा। और उसी तरह से एक रूल 32 सब रूल 6 है जो कि वाउचर्स से संबंधित है। अब क्योंकि जब वाउचर्स ही बाहर जा रहे हैं और इसको नइदर सप्लाई ऑफ सर्विस नॉर सप्लाई ऑफ गुड्स की कैटेगरी में लाया जा रहा है, तो उस रूल 32 सब रूल 6 को भी ओमिट करने की बात की गई है। और साथ के साथ ये भी कहा गया है कि ये कोई भी ट्रांजैक्शन जो वाउचर्स में होगी इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसके साथ साथ एक बात को मैं और आपके साथ जोड़ना चाहूँगा, वो ये है कि वाउचर्स को तो बाहर कर दिया गया है, बट अगर वाउचर से संबंधित कोई सर्विस चार्जेस हैं या कोई कमीशन है या कोई एडवर्टीजमेंट चार्जेस है, दोज विल स्टिल रिमेन अंडर द कैटेगरी और अंडर द एम्बिट ऑफ जीएसटी। और इसके साथ साथ ये भी बात है कि यदि कोई वाउचर्स जो रिडीम नहीं होते और चेन ब्रेक हो जाती है और ऐसे वाउचर्स पे अगर कोई चार्जेस वगैरह कलेक्ट किए गए हैं या कोई इनकम बुक की गई है तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं रहेगा। अगला जो चेंज है वो प्रोवाइड किया गया है एम्बिगिटी को दूर करने के लिए। वो एम्बिगिटी ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं और उनको जीएसटी पे करना पड़ता है अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, जनरली रेस्टोरेंट्स के द्वारा जो गुड्स बेचे जाते हैं या सर्विसेज दी जाती हैं, रेस्टोरेंट सर्विसेज होती हैं, उसके ऊपर अगर वो सप्लाई की गई हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, तो रेस्टोरेंट को जीएसटी पे नहीं करना होता, जीएसटी पे करना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को और उसको ही सप्लायर माना जाता है। तो यहाँ पर ये सर्कुलर को लाने की बात की गई है। यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को इस नज़रिए से सप्लायर माना जाता है कि उसको जीएसटी पे करना है अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, तो अगर इससे संबंधित अगर कुछ उसका कोई आईटीसी होगा तो उसको अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में रिवर्स करने की जरूरत नहीं रहेगी। सो दिस इज अ बेनिफिट स्टेप फॉर बेनिफिशियल स्टेप फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अगला जो चेंज है वो चेंज काफ़ी अच्छा है और मेरे ख्याल से काफ़ी ईजिली पहले से ही इम्प्लाइड था, बट उसको और क्लैरिफाई किया गया है। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब आईटीसी क्लेम करने की एक शर्त यह भी है कि गुड्स और सर्विस शुड हैव बीन रिसीव्ड बाय द रेसिपेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि गुड्स चलते हैं बॉम्बे से 30 मार्च को और दिल्ली में आते हैं 4 अप्रैल को, तो जो रेसिपेंट है वो दिल्ली में है, उसको गुड्स जो मिले वो 4 अप्रैल को मिले, जबकि गुड्स जो चले थे बॉम्बे से वो चले थे 30 मार्च को। तो जो रेसिपेंट है जो जीएसटी का क्रेडिट ले सकता है वो ले सकता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल ओनली, बिकॉज ही हैज रिसीव्ड गुड्स ऑन 4th अप्रैल ओनली और इन द मंथ ऑफ अप्रैल ओनली एंड नॉट इन द मंथ ऑफ मार्च। बट जहां पर उसकी सप्लायर के साथ कंडीशन यही है कि रिस्क तभी ट्रांसफर हो गया जब गुड्स उसको वहां पर मिले या उसके ट्रांसपोर्टर को मिले 30 मार्च को। इन दैट केस ये मान लिया जाएगा कि गुड्स रेसिपेंट को ऑलरेडी मिल चुके हैं अगर रिस्क ट्रांसफर हो चुका है। अगर रिस्क ट्रांसफर हो चुका है 30 मार्च को ही और ट्रांसपोर्टर को जैसे ही मिले और ये मान लिया गया कि अब से वो गुड्स रेसिपिएंट के हैं, सप्लायर के नहीं है, रिस्क ट्रांसफर हो चुका है, इन दैट केस ये मान लिया जाएगा, चाहे वो गुड्स दिल्ली में 4 अप्रैल को आए, बट ये मान लिया जाएगा कि गुड्स इन द मंथ ऑफ मार्च रिसीव हो चुके थे और उसको ये क्रेडिट मार्च के महीने में ही मिल जाएगा। बट शर्त सिर्फ यही है कि गुड्स जो उसको 30 मार्च को मिले रिस्क ट्रांसफर हो चुका होना चाहिए। टाइटल of goods should have been transferred in favor of recipient from supplier. Only then he can take the credit in the earlier month as well. और ये मान लिया जाएगा कि उसने सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज बी की कंडीशन कि जहां उसे गुड्स और सर्विस मिल चुकी होने चाहिए आईटीसी की क्लेम करने के लिए, इस कंडीशन को उसने फुलफिल कर लिया है। दोस्तों, अगला जो चेंज है उसके ऊपर काफ़ी दिक्कत रही है अभी तक डिपार्टमेंट के द्वारा। वो ये दिक्कत रही है कि सेक्शन 47 में एनुअल रिटर्न के बारे में तो लेट फी वगैरह प्रेस्क्राइब की गई है, एनुअल रिटर्न मतलब जीएसटीआर 9, बट कभी भी 9C के बारे में नहीं लिखा कि 9C के ऊपर क्या लेट फी रहेगी, क्या प्रोविजन रहेंगे। तो जनरली डिपार्टमेंट सेक्शन 125 के अंदर जनरल पेनल्टी लगा देता है, जो कि जनरल पेनल्टी 50,000 रुपये है, जो कि सेक्शन 125 में लगा दी जाती है। दोस्तों, अब से ये मान लिया जाएगा कि अगर जीएसटीआर 9 और 9C कोई दो डिफरेंट चीज़ें नहीं है, वो सेम ही थिंग है। अगर जीएसटीआर 9 में अगर उसने लेट फी दे दी तो मान लिया जाएगा कि 9C उसका पार्ट ही है, दिस इज नॉट अ सेपरेट फॉर्म फ्रॉम जीएसटीआर
9, तो 9 और 9C दोनों इकट्ठे ही चलेंगे। तो फ्यूचर के लिए तो ऐसा सर्कुलर के द्वारा ला दिया जाएगा कि जो 9C है वो 9 का ही पार्ट है, बट पुराने सालों के लिए यदि किसी ने 9 और 9C अगर अभी तक नहीं भरे हैं और अगर 9C अब भी भर दिया जाता है 31 मार्च 2025 तक, तो जो उसको लेट फी GSTR 9 के लिए लगाई दी जा चुकी है, तो वो मान ली जाएगी कि 9C की लेट फी ऑलरेडी उसके अंदर कवर हो चुकी है। अगला जो तीसरा भाग है जो कि इस 55th GST काउंसिल मीटिंग में डिस्कस किया गया, मीजर्स फॉर स्ट्रीमलाइनिंग कंप्लायंसेस इन GST। दोस्तों एक सेक्शन 148 है जो कि स्पेशल प्रोसीजर की बात करता है और जिसके अंदर जनरली गवर्नमेंट क्या करती है कि जैसे पान मसाला के केस में मशीनों के ऊपर नंबर लगा दिए गए हैं ताकि ध्यान रहे कि उनके द्वारा कितनी प्रोडक्शन हो रही है। उसी तरह से अब गवर्नमेंट और भी ऐसी किन्हीं चीज़ों के ऊपर जिसके ऊपर गवर्नमेंट को लगता है कि वो इवेजन प्रोन कमोडिटीज़ हैं, उनके ऊपर नंबरिंग करने की बात कर रही है कि हम उनको स्पेशल नंबरिंग देंगे ताकि उनके सप्लाई चेन को पूरा मॉनिटर किया जा सके, उनको एड्रेस किया जा सके, उसको देखा जा सके ताकि टैक्स इवेजन ना हो। और उसके लिए जो संबंधित चेंज है वो सेक्शन 148 कैपिटल ए में इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है और ये सेक्शन 148 कैपिटल ए को इंसर्ट किया जाएगा। ऐसा ऑलरेडी पान मसाला के केस में मशीनों के नंबर वगैरह के लिए किया जा चुका है, बट अब देखना ये होगा कि गवर्नमेंट किन और चीज़ों को इवेजन प्रोन कमोडिटी मानता है। दोस्तों अगला जो चेंज है जो प्रपोज किया गया है कि ताकि स्ट्रीमलाइनिंग हो सके कंप्लायंसेस इन GST में, वो ये है कि जो जनरली ऑनलाइन सर्विसेज दी जाती हैं OIDAR के द्वारा या ऑनलाइन मनी गेमिंग के द्वारा, तो उसमें जो रेसिपिएंट होता है वो अधिकतर अनरजिस्टर्ड होता है। तो बात ये कही गई है कि इनवॉइस के ऊपर उसके स्टेट को जरूर लिखा जाएगा ताकि ईजिली हम प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन कर सकें और ये प्रोविजन माना जाएगा कि जो स्टेट लिखा है वही उसका एड्रेस है रेसिपिएंट का, और ये कंडीशन फुलफिल मानी जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्लोज B ऑफ IGST एक्ट रेड विद प्रोवाइजर टू रूल 46 सब रूल F ऑफ CGST रूल्स 2017। दोस्तों प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा है GST के अंतर्गत, क्योंकि इसी के द्वारा पता लगता है कि टैक्स किस स्टेट को मिलेगा, कहाँ पर वो टैक्स एक्ट्रू हुआ है। तो इस केसेस में जहाँ पर जो रेसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड होते हैं तो उनके स्टेट के द्वारा प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करने के लिए इस चीज़ को रखा गया ताकि टैक्स को सही स्टेट को दिया जा सके। दोस्तों अगला चेंज तो बहुत ही I should say this is very unwelcome change which has been proposed by amending in section 17 subsection 5 clause D of CGST Act। दोस्तों 2019 में उड़ीसा हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई थी सफारी रिट्रीट्स लिमिटेड के होटल के ऊपर जो ITC लेने की बात कर रही थी, जिन्होंने मॉल वगैरह बनाने थे और कहा था कि हम मॉल वगैरह आगे किराए पर देंगे तो हमें ITC क्यों ना मिले। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी सफारी रिट्रीट्स में अक्टूबर के महीने में 2024 में उस जजमेंट को प्रोनाउंस किया था और कहा था कि लॉ के अंदर 11 जगह प्लांट एंड मशीनरी का जिक्र है, बट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लोज D में जो वर्ड्स हैं वो प्लांट और मशीनरी हैं। तो यदि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कोई प्लांट की डेफिनेशन में भी अगर फॉलो अपॉन कर जाती है, जिसको डिपार्टमेंट के द्वारा तो इमूवेबल प्रॉपर्टी सोचा जा रहा है, बट वो प्लांट की डेफिनेशन में फॉल कर जाती है तो रेसिपिएंट को ITC मिल जाएगा। इस जजमेंट को नलीफाई करने के लिए 55th GST काउंसिल मीटिंग में ये बात कही गई कि ये लेजिस्लेचर से लॉ से गलती हो गई थी। वो 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज D में भी प्लांट और मशीनरी नहीं लिखना चाहते थे, वो प्लांट एंड मशीनरी लिखना चाहते थे और उसके अकॉर्डिंगली वो लॉ में चेंज करेंगे। दोस्तों इसका प्रभाव जो पड़ता है वो ये पड़ता है कि इससे उड़ीसा हाई कोर्ट की जजमेंट नलीफाई हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नलीफाई हो जाती है। और इम्पैक्ट सोचिए कि अगर डिपार्टमेंट को ये या लेजिस्लेचर को जब ये पता लग गया था कि उनसे गलती हो गई और उड़ीसा हाई कोर्ट की जजमेंट 2019 में आई थी, उन्होंने 5 साल ये चेंज क्यों नहीं किया, उन्हें 5 साल ये गलती क्यों नज़र नहीं आई, ये गलती क्यों सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ही उनको अपनी गलती नज़र आई। और इसका इम्पैक्ट जब ये जजमेंट आई, शायद हजारों प्रोफेशनल ने उस जजमेंट को पढ़ा, हजारों सेमिनार हुए, हजारों डिस्कशन हुई और इसके ऊपर पूरा मंथन हुआ इस जजमेंट के ऊपर। उस सारा टाइम आवर्स का लॉस हो गया ओनली बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि लेजिस्लेचर कहता है कि हमसे
गलती हो चुकी थी और अब हम इस गलती को सुधार लेंगे, और जहां प्लांट और मशीनरी है इट शुड बी रेड एज प्लांट एंड मशीनरी, और लॉ को चेंज किया जाएगा, और वो भी प्रोस्पेक्टिवली नहीं, रिट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1 जुलाई 2017. सो दिस इज अ क्लियर वे टू नलीफाई द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ सफारी रेट्रेट्स. दोस्तों, इससे पूरे देश के प्रोफेशनल का एक बहुत नेगेटिव व्यू बनता है कि अगर डिपार्टमेंट इस तरह से अपनी गलती मान ले और हम अगर अपनी रिटर्न में गलती कर दें तो सेम महीने में हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते, हमें 1 महीने का इंतजार करना पड़ता है, वो भी अगले साल सिर्फ 30 नवंबर तक का हमें टाइम मिलता है. और यहाँ पर जहाँ पर गलती काफ़ी ऑब्वियस थी, जो कि एरर नहीं था, उस गलती को सिर्फ अपने बेनिफिट में लाने के लिए ताकि रेसिपेंट को आईटीसी ना मिले, उसको एक लॉ का एरर बोल के कि उनसे एक टाइपोग्राफिकल एरर हो गया कि प्लांट एंड मशीनरी लिखना था जबकि उनके द्वारा प्लांट और मशीनरी लिख दिया गया. इस एरर को बोल के उसको छुपाना आई थिंक काफ़ी दुख भरा प्रपोजल है और काफ़ी नेगेटिव व्यू देता है अबाउट लेजिस्लेचर एज फार एज दिस प्रपोजल इज कंसर्न. अगला जो चेंज है वो चेंज है सेक्शन 107 और 112 में. दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं सेक्शन 129 में यदि कोई गुड्स और कन्वेंस पकड़ा जाता है तो उसमें जो पेनल्टी है वो है 200% ऑफ द टैक्स पेबल, और यदि कोई अपील उसके अगेंस्ट करना चाहे सेक्शन 107 में तो जो अपील जमा कराने के लिए जो पेनल्टी देनी पड़ती है वो 25% ऑफ पेनल्टी अमाउंट है. तो पेनल्टी अगर 200% ऑफ टैक्स पेबल है तो जो हमें अपील देने के लिए जो अमाउंट प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा वो 25% ऑफ पेनल्टी है. इट मीन्स हम कह सकते हैं 50% ऑफ टैक्स पेबल है. तो उसको रिड्यूस करके जो 25% ऑफ पेनल्टी है उसको रिड्यूस करके 10% करने की बात की गई है, और ट्रिब्यूनल में भी उस रेट को रिड्यूस करके 10% की बात की गई है. ये दोनों केसेस वही वाले हैं जो कि सेक्शन 129 में जहां गुड्स और कन्वेंस को डिटेन किया जाता है. दोस्तों, इसमें भी मैं एक बात जरूर शेयर करना चाहूँगा. मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसी स्थिति आती ही नहीं है कि जहां 25% पेनल्टी जमा करने की बात आए, क्योंकि जब किसी की गाड़ी और गुड्स को पकड़ा जाता है वो जल्दी से पूरी की पूरी पेनल्टी जमा कराता है जो कि 200% ऑफ टैक्स पेबल है, अपनी गाड़ी और गुड्स को छुड़वाता है और बाद में वो अपील डालता है. तो वो कभी भी ऐसा वेट नहीं करता कि उसके गुड्स या गाड़ी छूटे नहीं और बाद में वो सिर्फ 25% ऑफ पेनल्टी जमा कराए. वो तो ऑलरेडी पूरी पेनल्टी जमा करवा चुका होता है जो कि 200% ऑफ टैक्स पेबल होती है, क्योंकि उसको जल्दी होती है कि उसकी गाड़ी और गुड्स छूट सकें. तो प्रैक्टिकल केसेस में देखा जाए तो इसका बेनिफिट सिर्फ उन लोगों को होगा जो कि अपनी गाड़ी या गुड्स को ऐसी स्थिति में नहीं छुड़वाते हैं, क्योंकि जो छुड़वा लेता है वो तो ऑलरेडी पहले ही पूरा पेनल्टी का अमाउंट ऑलरेडी दे चुका होता है, तो उसके लिए तो प्री डिपॉजिट का ये बेनिफिट होने वाला नहीं है. इसके बाद जो अगला चेंज है वो चेंज प्रपोज किया गया कि सेक्शन 138 में इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को इस तरह से लाया जाएगा, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ एडवाइजरीज देखते आ रहे हैं या जीएसटी पोर्टल पर देख रहे हैं, बट उससे संबंधित सेक्शन 38 में भी चेंज किया जाएगा. और एक चेंज ये भी प्रपोज किया गया है कि 3B सिर्फ तभी भरी जा सकेगी जब उसका 2B ऑलरेडी उस रेसिपिएंट का विजिबल होगा. इट मीन्स यू कैन नॉट फाइल 3B प्रायर टू विजिबिलिटी ऑफ फॉर्म 2B. दिस इज अ वेलकम चेंज विच आई वुड से. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अदर मेजर्स में मैं एक चेंज की आपके साथ बात करूंगा कि जीएसटी काउंसिल ने इस बात के ऊपर भी नोट लिया कि क्या काम चल रहा है, क्या प्रोसीजर रूल प्रपोज किए गए हैं ताकि हम अपलेट ट्रिब्यूनल को फोर्स में ला सकें. ये तो बहुत ही अच्छा वेलकम चेंज है ताकि इन रूल्स को देखा जाए जल्द से जल्द ताकि जो अपलेट ट्रिब्यूनल है वो फंक्शनल हो सके. दोस्तों, मैंने काफ़ी हद तक आपके साथ 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग को आपके साथ डिस्कस किया है, पर फिर भी ये सारे चेंजेस नहीं है. आई वुड रिक्वेस्ट यू to go through recommendation of the 55th GST Council meeting on your own. At the same time, I would say these are not the changes which have taken place from the day 55th GST Council meeting took place, that is 21st of December 2020, but these will take place only after relevant notification or circular or change in law is made and those are notified. जो डेट उनमें लिखी होगी उसके बाद ही. तो अभी ये सिर्फ एक प्रपोजल है, फ्यूचर हमें कैसा होने वाला है उसकी एक झलक हमें दिखाई है इस 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने. दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपकी बिजनेस नॉलेज के लिए, आपकी जीएसटी नॉलेज के लिए, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा. धन्यवाद.